हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स पर। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 9th की इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज, जो मैं एक बहुत शॉर्ट वीडियो के अंदर दोनों चैप्टर्स आपको कवर करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर वो क्वेश्चंस भी होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम्स के अंदर लगातार आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, देखो छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा बड़े चैप्टर है नहीं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, आसानी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पालमपुर विलेज है इसको हमारी एनसीईआरटी बुक में एक ना हाइपोथेटिकल इमेजिनरी गांव बताया गया है। मतलब ये गांव रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। फिर भी इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे 450 फैमिलीज रहती है। 450 फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं। कैसे? एक इमेजिनरी गांव में। इस इमेजिनरी गांव का एग्जांपल लेके उन्होंने बताया है कि एक देश की इकोनॉमी कैसे चलती है। मींस एक गांव में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं और साथ साथ वो एक्टिविटीज एक देश में भी कैसे चलती है। दिस चैप्टर एक्सप्लेन हाउ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अ विलेज। किस तरीके से एक विलेज में प्रोडक्शन होता है। पहली बात, प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से हम उसको इंडस्ट्रीज के अंदर एक दूसरे प्रोडक्ट में चेंज करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होता है, जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे हमने वीट का एग्जांपल लिया, वीट गेहूं, गेहूं से एक चीज नहीं बनती। गेहूं को पीस के हमने आटा बनाया, आटे से हमने रोटी बना दी, देन हमने उसको कंज्यूम कर लिया। या आटे में से हमने अलग अलग चीजें निकाल के उसको अलग अलग चीजों में कन्वर्ट कर दिया, जैसे बिस्किट्स बना दिए, उसके ब्रेड बना दिए। तो वो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, कच्चे माल से बनाया जाता है, रॉ मटेरियल से। ठीक है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पालमपुर इज फार्मिंग। जो पालमपुर विलेज है उसका मेन काम क्या है? फार्मिंग, एग्रीकल्चर वहां पे मेन होती है। और ये एमसीक्यू में आपके पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि पालमपुर का मेन काम क्या है? फार्मिंग। देखो मैंने प्रोडक्शन बताया, प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन मींस क्रिएटिंग गुड्स सर्विसेज। एग्जांपल्स, फार्मर प्रोड्यूस व्हीट एंड राइस, फैक्ट्री प्रोड्यूस क्लोथ्स फॉर प्रोडक्शन, वी नीड सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फार्मर गेहूं उगाता है, चावल उगाता है, उसको हम कंज्यूम करते हैं। देन एक फैक्ट्री के अंदर कपड़े बनते हैं, लाइक अगर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल बोले तो कपड़े बनाने की इंडस्ट्री है, तो वो अपना कच्चा माल, रॉ मटेरियल कहां से लेगी? उसको रॉ मटेरियल के लिए डिपेंड होना पड़ेगा किस पे? एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर से आएगा भी कॉटन, कॉटन से क्या बनेगा हमारा? क्लोथ बनेगा, क्लोथ से फिर इसको ऐसे यूजफुल चीजें बनाया जाएगा जिसको हम पहन सके। एक ना चेन होती है, चेन स्टार्ट होती है फार्मर से, फार्मर से स्टार्ट होती है, फार्मर से स्टार्ट होती हुई वो कंज्यूमर, कंज्यूमर बोले तो हम लोगों तक पहुंचती है। क्या होती है? फार्मर ने कुछ प्रोडक्शन किया, वो अपने सामान को मार्केट में जाके बेचेगा, मार्केट वाले उस मार्केट से उस सामान को किसी इंडस्ट्री के पास भेजेगी, इंडस्ट्री उसको वापस से क्या भेजेगी? एक मार्केट में भेजेगी बनाकर। फिर मार्केट से किसके पास जाएगा? वो होलसेल के पास जाएगा, होलसेल से किसके पास जाएगा? वो रिटेलर के पास जाएगा, देन वो हमारे पास आ जाएगा। होलसेल जहां बल्क में सामान मिलता है, रिटेलर जहां हम एक सिंगल पीस भी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जैसे हम अपने आसपास की दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं ना 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी, वही वाली बात। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देखो पेपर में आता है, जरूरी नहीं है कि इसी चैप्टर के लिए, ये इस बुक के अंदर किसी भी चैप्टर से पूछ सकता है, कि ज्योग्राफी में पूछ लेता है कभी कभी, कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारे को प्रोडक्शन करना है, हमारे को कच्चे माल से एक प्रोडक्शन करना है, तो हमें किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक आपको बात बता दूं कि मुझे अगर एक फैक्ट्री ओपन करनी है, मुझे एक इंडस्ट्री लगानी है, तो उस इंडस्ट्री लगाने के लिए मैं क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दूंगा, मैं किन किन चीज़ों पर ध्यान दूंगा। पहले मैं जाऊंगा लैंड देखने कि वहां पर लैंड अवेलेबल है या नहीं, और वहां पर नेचुरल रिसोर्स है या नहीं, संसाधन अवेलेबल है या नहीं। दूसरा, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड, फिक्स कैपिटल। देखो कैपिटल भी होता है, कैपिटल बिना पैसे के तो भाई कोई काम हो नहीं सकता। मुझे इंडस्ट्री लगानी है, मुझे चाहिए कैपिटल, पैसा चाहिए, मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, पहले लैंड ढूंढूंगा, वहां देखूंगा कि क्या मेरे अकॉर्डिंग जिस चीज की मैंने इंडस्ट्री लगानी है, क्या वहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। अगर रॉ मटेरियल होगा तो मैं वहां पे लैंड लूंगा। देन लैंड के बाद मैं देखूंगा वहां पे लेबर, कि वहां पर लेबर है या नहीं। लेबर भी दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होते हैं स्किल, एक होते हैं अनस्किल। जैसे एक किसी को काम आता हो और जिसको काम नहीं भी आता हो उसकी भी क्या पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है। बताया ना, ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन के लिए बहुत क्या होती है, जरूरी होती है। फिजिकल कैपिटल मैंने आपको बताया, लेबर आपको बताया मैंने,
ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं, किसी भी प्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है। लैंड देखेंगे, लैंड के बाद वहां पे देखेंगे लेबर अवेलेबल है या नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या नहीं, मार्केट है या नहीं, ट्रांसपोर्ट है या नहीं, या रोड्स है या नहीं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगला है हमारा कि फार्मिंग इन पालमपुर। देखो फार्मिंग होती है पालमपुर के अंदर, पहले यहाँ पे कौन सी होती है, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, एक खेत होता है, उस खेत को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक ही समय में यहाँ पे वीट उगा रहे हैं, यहाँ पे राइस उगा रहे हैं, यहाँ पे कुछ और उगा रहे हैं, या इस जमीन को खाली छोड़ दे रहे हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक बार में एक साल के अंदर एक से ज्यादा क्रॉप्स को उगाना। लाइक मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन ऑन अ सेम लैंड, एक जमीन के ऊपर अलग अलग फसल्स को उगाना। जैसे सपोज एक जमीन मान ली हमने, एक बार चावल उगा दिए, इसकी खत्म हो गई, तो इसी पे क्या कर दिया हमने, गेहूं उगा दिए। इस तरीके से पालमपुर में दो तरह की फसल होती है। देखो पालमपुर में नहीं, पूरे इंडिया में 2 से 3 तरह की फसलें होती है, उसको हमें याद रखना है। एक होती है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो होती है ना, ये रेनी सीजन में होती है, बारिशों के मौसम में होती है। जनरली इसको हम क्या करते हैं ना, मई जून में बोते हैं और अपना अक्टूबर के एंड में, अक्टूबर सितंबर में इसको काट लेते हैं दिवाली के आसपास। ठीक है, इसका मेन एग्जांपल क्या है, ज्वार बाजरा। रबी क्रॉप जो होती है विंटर क्रॉप्स होती हैं, सर्दियों के मौसम में। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, इस समय इसको बोया जा चुका होगा, और अप्रैल में जब बैसाखी आती है तब इसको काट लिया जाता है। मेन फसल इसकी क्या होती है, वीट। ठीक है, गेहूं। जायद क्रॉप्स, इसको गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है। लाइक पानी वाली फसलें भी कहते हैं इसके अंदर, जैसे कि हम पटेटो की बात कर लेते हैं। इसके अंदर मेन हमारी कौन कौन सी आती है, मेलन, मेलन, वाटरमेलन खाते हैं ना, गर्मियों में वाटरमेलन बहुत ज्यादा आता है, कुकुम्बर। ये सारी फसलें क्या होती है, जायद क्रॉप्स होती है। तो कितने तरह की फसलें होती है हमारी, 3। खाली पालमपुर में नहीं, पूरे के पूरे इंडिया में 3 तरह की फसलें होती है, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जायद क्रॉप। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये चैप्टर गांव का एग्जाम्पल लेके पूरे इंडिया को कवर करेगा, तो ये चीज है। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, यहाँ पे किन किन तरह की फार्मिंग का मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं मेथड्स की बात करूं, पहले के टाइम में लोग हल का इस्तेमाल करते थे, 2 जोड़ी बैल होते थे, उसके पीछे लगाकर उसको खेतों को जोता करते थे, उसके अंदर प्लगिंग करते थे। आज के टाइम में मॉडर्न फार्मिंग करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है HYV। HYV का मतलब क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी, अच्छी क्वालिटी के बीज। इसको सबसे पहले इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको MS स्वामीनाथन ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पहले के टाइम में मैन्योर खाद पे डिपेंड रहते, अब केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स होती है जब फसल के अंदर कीड़े लग जाते हैं ना, पेस्टिसाइड्स को डाल के उन कीड़ों को हटाया जा सकता है। मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, सच एज ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, एडवांटेज, इन मशीन का यूज करते हैं। पहले के टाइम में मशीन का यूज नहीं था, अब तो क्या करते हैं ना, बीज डालने के लिए ही मशीन है, इसको सीड ड्रिल बोलते हैं। सीड ड्रिल, मशीन में बीज लगाए और ट्रैक्टर चला दिया, उन बीजों को उन्हीं रास्तों पर बोया जाएगा जहां पे फसल उगानी है। ठीक है, हायर प्रोडक्शन सेव्स टाइम, इससे क्या होता है, टाइम बचता है, लेबर की एडवांटेज बचती है, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज भी आती है कभी कभी। अगर हम ज्यादा केमिकल का यूज कर लेंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, खराब हो जाएगी। मैन्योर से खराब नहीं होती, खाद से खराब नहीं होती, इनसे खराब हो जाती है। और एनवायरमेंट कॉस्ट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है मॉडर्न फार्मिंग की वजह से। देखो अगला क्वेश्चन आया, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से पूछता है कि हमें बताना है कि पालमपुर के अंदर ऐसी कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है जो खेती के अलावा वहां पर होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि मुझे पालमपुर गांव में एक इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है तो लैंड देखूंगा, लेबर देखूंगा, ट्रांसपोर्ट देखूंगा। ये कहां पे होगा, ये उन्हीं जगह पे होगा जहां पर फार्मिंग के अलावा और भी एक्टिविटीज होती होंगी। और यहाँ की फार्मिंग के अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज है, अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग पीपल आर इन्वॉल्व इन द अदर एक्टिविटीज लाइक दी डेयरी फार्मिंग। यहाँ पे लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं, दूध वगैरह बेचना, पशु को पाल के, सेलिंग मिल्क टू नियर बाय टाउन्स, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, अपने घरों के अंदर छोटे छोटे सामान को बनाते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, शॉपकीपिंग करते हैं। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, यूजिंग बुल्क कार्ट, ट्रैक्टर्स, जीप्स, कैरिंग। यहाँ पे साइबर कैफेज भी है, क्या है यहाँ पे साइबर कैफेज भी है। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर हमें इंडस्ट्री लगानी है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। और साइबर कैफे कहाँ होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, क्योंकि साइबर कैफे की वैल्यू नहीं है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये हो गया हमारा अगला पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, ये एक इस तरह के नोट्स हैं जो आप एग्जाम में डायरेक्टली लिखकर आ सकते हैं। खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, अपना हैंड रिटन नोट्स भी आपको बनाने पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, अब देखो मैंने पहले बता दिया आपको
कि फार्मिंग नहीं हो रही, फार्मिंग के अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी हो रही है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लोगों को काम मिलेगा, क्या मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब्स मिलेगी, अपॉर्चुनिटी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जितने लोग एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, क्या पता भाई कभी मॉनसून फेल हो जाए, बारिश ना हो, या फिर एग्रीकल्चर किसी कारणवश क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो किसी और एक्टिविटी में भी तो काम करना पड़ेगा ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम है पालमपुर के अंदर, पहली बात लैंड इज लिमिटेड, छोटा गांव है, 450 फैमिली रहती है, तो लैंड क्या है वहां पे, लिमिटेड है फार्मिंग के लिए, ठीक है ना। पुअर फार्मर्स लैक मनी, गरीब किसान है, उनके पास पैसा नहीं है। एंड रिसोर्सेज ओवर यूज, पहले से ही रिसोर्सेज को, संसाधनों को ओवर यूज कर लिया गया है, और ओवर यूज करने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। सॉइल फार्म लेबर्स गेट लो वेजेस, और जो सॉइल्स के फार्म्स है, लेबर काम करते हैं, उनको सैलरी बहुत ज्यादा कम मिलती है। तो ये था हमारे पालमपुर गांव में, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा, विलेज पालमपुर शोज हाउ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने इसके अंदर बताया कि हमें एक गांव का एग्जांपल लेके कि हमें प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न फार्मिंग, कि मॉडर्न फार्मिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या चीजें होती है मॉडर्न फार्मिंग के अंदर, ट्रैक्टर्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह। नीड फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, देखो ऊपर ही पता है कि जरूरत क्यों है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की, और किस तरीके से हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। ये था हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अगला चैप्टर स्टार्ट करता हूं, वो है हमारा पीपल एज रिसोर्सेज, ठीक है, अगले पे आते हैं। चलो अगला भी इसी के अंदर है, 2 चैप्टर है हमारे, देखो किस तरीके से मैंने छोटे से चैप्टर को फटाफट से करवा दिया। अब आ गए हम पीपल एज रिसोर्सेज पे, संसाधन के रूप में लोग, सेकंड चैप्टर है ये हमारा। देखो पीपल एज रिसोर्सेज, सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज क्या होते हैं, हर एक वो चीज जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और वो अपनी हमारी जरूरतों को पूरा करती है, उसे हम संसाधन बोलते हैं। आप पढ़ते हैं, आपके पास बुक्स होंगी, आप फोन यूज करते हैं, फोन है, घर में इलेक्ट्रिसिटी है, आपके घर वाले काम पे जाते हैं, उनको उनके बदले सैलरी मिलती है। तो हर एक वो चीज जो हमारे काम को आसान बना रही है, हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है, वो रिसोर्सेज कहलाती है, संसाधन कहलाती है। पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, संसाधन है, कोयला वगैरह सब क्या है, संसाधन है, रिसोर्सेज है। और ये क्या है, लिमिटेड है हमारे पास, ये क्या है, लिमिटेड है। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। किसी देश के पास ज्यादा है, किसी देश के पास बहुत कम है। यहां पे हमें पढ़ना है पीपल एंड रिसोर्सेज, कि हम किस तरीके से इंसान, हम लोग अपने आप को रिसोर्सेज बना सकते हैं, या किसी देश की सरकार, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का काम हमारे लिए कर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। देखो मीनिंग ऑफ पीपल एज रिसोर्सेज, व्हेन अ कंट्री इन्वेस्ट्स इन पीपल, जब एक कंट्री अपने लोगों में इन्वेस्ट करती है तो उससे क्या होता है। ठीक है, लाइक व्हेन अ कंट्री इन्वेस्ट इन पीपल, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग। अगर एक सरकार है देश की, वो क्या कर रही है, अपने यहाँ इन्वेस्ट कर रही है। इन्वेस्ट बोले तो किस चीज पे, वहां की एजुकेशन पे, लोगों को पढ़ाने के लिए और उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे वहां के लोग क्या होंगे, डेवलप होंगे, वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे। हर एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है वो देश के ऊपर बोझ है। वो देश के ऊपर बोझ कैसे है, क्योंकि वो किसी तरह से प्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा देश के लिए, बल्कि सरकार, उसके घर वाले उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। क्यों खर्च कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर तो उन्हीं की वजह से, आगे जाके वही तो देश के अंदर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उन्हीं से पैसा आएगा, वही तो रिसोर्स बनेंगे। इसलिए क्या करना पड़ता है, एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग पे खर्च करना पड़ता है। पीपल बिकेम प्रोडक्टिव एसेट, सच पीपल आर कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। और वही लोग जाके आके क्या बनते हैं, हमारे लिए प्रोडक्टिव असिस्ट बनते हैं, और वही क्या करते हैं, हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल का काम करते हैं। जापान इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, उसने अपने यहाँ पे क्या किया है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम किया, लोगों को इतना इंटेलिजेंट बना दिया, हेल्थ पे ध्यान दे दिया, तो लोग वहां पे पीपल एज रिसोर्सेज की तरह काम करने लग गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक अ वेल एजुकेटेड टीचर और ट्रेन इंजीनियर कंट्रीब्यूट्स मोर देन टू द इकोनॉमी देन द अनट्रेन्ड पर्सन। एक पर्सन है जो बहुत पढ़ा लिखा है, एक टीचर है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, वो इकोनॉमी में ज्यादा योगदान देगा एक अनट्रेन्ड पर्सन से। अनट्रेन्ड, अब जैसे मैंने आपको पढ़ाने की बात बोली, मैं आपको यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, अब किसी को उठा लिया हमने, वो मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, बट मैंने उसको यहाँ पे खड़ा कर दिया, बट उसको ना स्किल नहीं है उसके पास कि वो आपके पास ये सब चीजें डिलीवर कर सके, तो वो भी इतना योगदान नहीं दे पाएगा। इस चीज के लिए भी क्या है, स्किल्स का होना जरूरी होता है, जो आप तक चीजों को डिलीवर
कर पाए। ठीक है, आगे ह्यूमन कैपिटल वर्सेस फिजिकल कैपिटल। अब इसके अंदर डिफरेंस पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको डिफरेंस करके दिया है यहाँ पे। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? मेरे पास नॉलेज है, स्किल्स है, हेल्थ अच्छी है। अगर एक बंदा है उसके पास अच्छी नॉलेज है, स्किल्स है और उसकी हेल्थ भी ठीक है, तो वो क्या है हमारे लिए? ह्यूमन कैपिटल है। कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ऑनर। अब मेरे पास जैसे मेरी पढ़ाई की पावर है, किसी के पास भी स्किल्स है पढ़ने की, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्या उससे उसकी वो स्किल छीनी जा सकती है? नहीं, मेरे से मेरी स्किल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ग्रोज बाय एजुकेशन एंड हेल्थ। अब जितना ज्यादा मैं एजुकेट होऊंगा, जितनी अच्छी मेरी हेल्थ होगी, ये और बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। एग्जाम्पल स्किल इंजीनियर एंड टीचर। एक स्किल इंजीनियर है और टीचर है, ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अगला फिजिकल कैपिटल, मशीन है, टूल्स है, बिल्डिंग्स है, पेट्रोल डीजल है, ये सब। ठीक है, कैन बी सेपरेटेड। इसको किसी कंट्री से छीना जा सकता है, जैसे हाल फिलहाल के अंदर अमेरिका ने उसके तेल के कुओं, वेनेजुएला के तेल के कुओं पर अटैक करने के लिए उसे अपने कंट्रोल में कर लिया, तेल के कुएं चाहिए उसको। ग्रोज बाय इन्वेस्टमेंट एंड मशीन। जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे मशीन्स में उतना इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है ना, लाइक एआई। एआई आज के टाइम में बहुत आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, जिसका हम इतना इन्वेस्ट करेंगे उतना क्या होगा, ये आगे बढ़ती चली जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे है हमारा फैक्टर्स दैट कन्वर्ट पॉपुलेशन इनटू ह्यूमन कैपिटल। देखो एक देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे इंडिया, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होना जरूरी नहीं है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है कि उस देश के अंदर इतनी पॉपुलेशन के बाद भी क्या वो लोग प्रोडक्टिव है या नहीं, वो लोग काम करते हैं या नहीं, क्या उनके पास कोई स्किल्स है या नहीं। जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स, इन सब पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वहाँ की सरकार एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रही है, स्किल्स पे इन्वेस्ट कर रही है, हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रही है, अच्छे हॉस्पिटल्स है वहाँ पे, तो लोग काम कर पाएंगे। एक मजदूर है, वो सुबह जाता है, मजदूरी करता है, एक बेलदारी वगैरह करके घर बना के शाम को पैसे लेके आता है, लेकिन वही मजदूर उस दिन बीमार है, वो नहीं जाएगा, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब हेल्थ कितना रोल प्ले करती है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल। अब एजुकेशन का मतलब क्या है, रोल क्या है उसमें, ह्यूमन कैपिटल में? देखो आजकल ना एक बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है। डिबेट क्या होती है कि यार स्किल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, स्किल्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि पढ़ के क्या कर लिया, आपका स्कूल का टीचर है वो साइकिल पे आता है, उसके पास तो कार नहीं है, ये है वो है, वो तो ऐसे करता है। जब वो इतना पढ़ लिया तो उसके पास तो पैसा ही नहीं है, उसके पास तो कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। वो दिमाग से चलते हैं, उनके पास सब होता है, उनके बच्चे बाहर फॉरेन में पढ़ रहे होते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं होती। वो लोग दिमाग से उसका यूज़ करते हैं, वो उस पर ओवर यूज़ नहीं करते, उसको ख़राब नहीं करते, वो उस तरीके से काम करते हैं। स्किल्स भी तब आती है जब लोगों के पास एजुकेशन होती है, ऐसी ही स्किल्स नहीं आ जाती कि ऐसी हवा में स्किल्स आ गई। स्किल्स, ठीक है ना। फॉर्मेशन टाइप्स ऑफ एजुकेशन, लाइक प्राइमरी एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर प्राइमरी एजुकेशन फ्री है, 8th क्लास तक सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, बेसिक रीडिंग राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंडरी एजुकेशन लाइक स्किल्स होना, नॉलेज होना, हायर एजुकेशन होना, स्पेशलाइज ट्रेनिंग होना। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान हमारे देश की सरकार ने स्टार्ट किया ताकि सब पढ़े सब बड़े, बोले एक नारा दिया था और बोला था कि सही बच्चों को स्कूल भेजा जाए। प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड सरकार करवाती है। इसको बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान, ये सरकार ने अपना इन्वेस्ट किया था। अनएम्प्लॉयमेंट, देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बंदा पढ़ा लिखा है फिर भी उसके पास जॉब नहीं है, या फिर स्किल्स है फिर भी जॉब नहीं है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है कि जब सामने वाला बंदा काम करना चाहता है पर उसको काम मिलता नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब सामने वाले को काम मिल रहा है लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहता, तो उसे हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे, उससे हम कुछ और बोलेंगे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स पीपल विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, वो बेरोजगार है। कैसे, कितने टाइप्स की होती है? एक होती है सीजनल, जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? एग्रीकल्चर में पाई जाती है। एक किसान है, अब उसने 6 महीने खेती कर ली लेकिन 6 महीने उसके पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं है, तो मौसम के अकॉर्डिंग वो क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम बेटा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है ना, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। लाइक एक दुकान है, उस पे एक बंदा काम करता है, ठीक है ना। अगर वो एक बंदा दुकान पे बैठता है तब भी दुकान पे उतने ही कस्टमर आते हैं जितने आने होंगे। अब उस फैमिली में 5 लोग हैं, अब वो 5 की 5 दुकान पे बैठे हैं, क्या कस्टमर बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे, कस्टमर तब भी आएंगे, उतने ही आएंगे। अगर वहाँ पे एक बंदा बैठे या 5 बैठे, तो वो जो 4 एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, बट वो रियलिटी में कोई काम
नहीं कर रहे हैं, उनके बदले कोई पैसा उनको नहीं मिल रहा। एक खेत है, एक खेत के अंदर फसल काटनी है, उसके लिए 12 लोग चाहिए, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे 15 काम कर रहे हैं। अगर हम 3 हटा दे तो भी काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वो 3 क्या है, दिखा रहे हैं हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उनके बदले कोई पैसा नहीं मिलेगा। वो होती है छुपी हुई बेरोजगारी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, शहरी बेरोजगारी, इसको किसी के पास स्किल्स है, जॉब नहीं है लेकिन, ठीक है ना, लाइक एक इंजीनियर है, उसको ना उसके लेवल की जॉब नहीं मिल रही, उसको उससे नीचे की जॉब मिल रही है, तो क्या है वो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग उसको काम नहीं मिल रहा। तो ये है इसके अंदर। आगे देखते हैं अब अपना, आगे क्या है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है इसका, पेपर में एग्जाम में पूछा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पहली बात एम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होगा, जिसके बाद जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है, उसके क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, उसके क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जो काम करने वाली जनता है उसके पास ही काम नहीं है, तो इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, वो देश के लिए कोई योगदान नहीं दे पा रहा है, ठीक है। साथ साथ इंक्रीज इन पॉवर्टी, किसी के पास काम नहीं है, सैलरी नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, इसका मतलब गरीबी बढ़ेगी। अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा पॉवर्टी क्या होती है, पूरा चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ठीक है। राइज इन क्राइम एंड सोशल टेंशंस, वो बंदा सोचेगा यार मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, वो चोरी करेगा, कुछ और काम करेगा, क्राइम करेगा, तो ये भी क्या है, इसकी वजह से होता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन, किसी देश की इकोनॉमी बिल्कुल क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, जब वहां के लोग ही काम नहीं करेंगे। सरकार कितना बोझ उठाएगी, सरकार के पास पैसा क्यों आएगा, क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो पैसा आएगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं। इसको मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी भी बोलते हैं, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं या कोई भी है, वो सुबह निकलते हैं अपनी जॉब पर, शाम को वापस आते हैं, मंथ में उनको सैलरी मिलती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, उन्होंने काम किया है। अब वो कुछ भी काम कर रहे हैं ऑफिस में जाके, उसके बदले उनको पैसा मिल रहा है, किसी भी काम के बदले पैसा मिलता है, इसका मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, तो मार्केट एक्टिविटी है। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको करने से पैसा नहीं मिलता, अब घर का काम कर रहे हैं, हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं, है ना, घर का खाना बना रहे हैं, उसके बदले कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो ये क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटी है। जिस एक्टिविटी के बदले पैसा मिलता है उसे मार्केट एक्टिविटी बोलते हैं, जिसके बदले पैसा नहीं मिलता उसे हम बोलते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। चलिए देखते हैं, लाइक एक्टिविटीज डन टू अर्न इनकम और लाइवलीहुड, जीने के लिए जो पैसा मिलता है काम के बदले, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। टू अर्न मनी, हम इसको क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, ठीक है ना भाई। इनकम इज अर्न, इसके बदले हमें पैसा मिलता है। प्रोडक्टिव इज इकोनॉमिक सेंस, देश के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं चीजें काम आ रही है। इंक्लूडिंग द नेशनल इनकम एंड द टीचिंग इन स्कूल, स्कूल में पढ़ाना, फार्मिंग करना, फैक्ट्री में काम करना, शॉपकीपर दुकान खोल लेना, इन सब के बदले पैसा आता है। अब कोई बंदा भीख मांग रहा है जाके, बैगर है वो, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अब बोलोगे पैसा मिल रहा है उसके अंदर, नहीं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं कर रहा, हम अपनी मेहनत की कमाई उसको दे रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक कौन सी होती है, एक्टिविटीज डन फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ऐसे काम जो हम खुद के लिए करना चाहते हैं, घर के लिए खाना बना लिया, भूख लग रही है अपने लिए मैगी बना ली, ठीक है। टू गेट पर्सनल एंड सोशल सेटिस्फेक्शन, अपने को मैंने क्या बताया, अपने पर्सनल के लिए, इसके लिए हमें कोई पैसा नहीं मिलता, इसको इनकम में काउंट नहीं किया जाता। जैसे कि क्या बताया एग्जाम्पल, हम पढ़ाई कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इसके बदले हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सब क्या होती है, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी, ठीक है। यहां पे मेरे होते हैं 2 चैप्टर खत्म, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और पीपल एज रिसोर्सेज। ये जो मैंने आपको 2 चैप्टर कराया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, छोटे चैप्टर थे, जल्दी खत्म भी हो गए। आप इसको देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में पॉवर्टी एज अ चैलेंज और फूड सिक्योरिटी का चैप्टर भी मैं आपको करवा दूंगा। इकोनॉमी हमारी खत्म, फाइनल जो हमारे एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए हमारी एक बुक खत्म। इसमें से क्वेश्चंस भी नोट कर लीजिएगा आप, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम क्लास 9 की पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। थैंक यू।